हेलो वन। यूपी पीसीएस, आईएएस और अदर स्टेट पीएससी के एग्जाम के प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर इस प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज में टॉप 50 करंट न्यूज को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी यहां पे वन लाइनर एग्जाम्स में या फिर कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि यहां पर वन लाइनर पूछे जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसे रेगुलर रूप से फॉलो अप कर सकते हैं। हम वीकली बेसिस पर यहां पर इस तरह की करंट न्यूज जो कि इंपॉर्टेंट है उनको लेकर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी इस करंट न्यूज में क्या क्या स्पेशल है, कौन कौन सी यहाँ पे टॉप 50 न्यूज है जो कि आपके एग्जाम में एज ए क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहली जो न्यूज है हमारी, टेड्रोस एडहनॉम गिब्रेयेसस टेड्रोस एडहनॉम गिब्रेयेसस एक बार फिर से चुन लिए गए हैं WHO के प्रमुख। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर इस न्यूज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। ये WHO के महानिदेशक हैं, ठीक है, WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस, और इन्हें मंगलवार को एक बार फिर से 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। विनाशकारी कोरोना महामारी के कठिनाइयों के बीच अन्य उम्मीदवार ने टेड्रोस को एक पद के लिए चुनौती नहीं दी है और इस कारण एक बार फिर से यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के सदस्य देशों के द्वारा टेड्रोस को मंगलवार को दूसरे साल कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। अफ्रीकी देश इथोपिया के पूर्व सरकार के मंत्री टेड्रोस WHO का नेतृत्व करने वाले पहले अफ्रीकी हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो इथोपिया के हैं अफ्रीकी देश यहाँ पे, जो उनके पूर्व मंत्री भी हैं, और ये लगातार ये दूसरी बार यहाँ पर महानिदेशक का पदभार संभालने जा रहे हैं। एक बार का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो WHO के महानिदेशक चुने गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। दूसरी देखिए यहाँ पे न्यूज है, अपशिष्ट से संपदा की थीम के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लॉन्च किया गया है। क्या है ये न्यूज? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने मंगलवार को अपशिष्ट से संपदा की थीम के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लॉन्च किया है। स्वच्छता अभियान का ये 8वां संस्करण है और मंत्रालय ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान शहरी 2.0 के तहत 3R यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज के सिद्धांत पर यह चलेगा। इस दौरान मंत्रालय के सचिव मनीष जोशी ने कहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण महज एक मूल्यांकन प्रक्रिया ही नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक अभियान के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस सबसे बड़े सर्वेक्षण से जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। शहरों ने सफाई के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना भी यहां पर विकसित हुई है। अगली न्यूज है, सरकार ने महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य तेलों से आयात शुल्क को हटा दिया है। क्या है यहां पर, तो आइए देखते हैं। सरकार के द्वारा केंद्र सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए एक और बड़ा कदम यहां पे उठाया। सरकार ने मार्च 2024 तक के कच्चे तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात को शुल्क मुक्त कर दिया है। कौन से तेलों को शुल्क मुक्त है, ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर, इसके अलावा इनके आयात पर कृषि सेस भी अब नहीं लगेगा और साथ ही यह फैसला 24 मई की आधी रात से यहां पे प्रभावी हो गया। वित्त मंत्रालय की ओर से ये जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 2022-23 से 2023-24 के प्रत्येक वर्ष 20 लाख टन हम कच्चे तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सरकार साथ ही यहां पे चीनी निर्यात को भी सीमित करने जा रही है। तो यहां पे देखते हैं, चीनी को लेकर केंद्र सरकार ने यहां पर एक फैसला लिया है कि केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर बैन लगा दिया है। ठीक है, क्यों लगाया गया है, यहां पर क्या है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार ने देर रात सरकार ने चीनी निर्यात को सीमित करने की घोषणा की है। वर्ष 2021-22 के चालू चीनी सीजन में सिर्फ 100 लाख टन तक चीनी निर्यात की इजाजत होगी। सरकारी फैसले के मुताबिक 1 जून से चीनी निर्यात के लिए व्यापार महानिदेशालय के साथ सार्वजनिक खाद्य वितरण विभाग के चीनी निदेशालय से इसके लिए मंजूरी लेनी होगी। तो यहाँ पर चीनी की यहाँ पर शायद खपत बढ़ने और साथ ही यहाँ पर उत्पादन की कमी के कारण यहाँ पर चीनी के निर्यात पर सरकार के द्वारा बैन लगाया गया। अगली न्यूज यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में आयोजित क्वाड समिट में यहाँ पे शामिल हुए हैं। देखिए, क्वाड यहाँ पे 4 देशों का एक समूह है जिसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर गए हैं टोक्यो। और घटनाक्रम देखिए, इस समय अगर देखा जाए तो रूस यूक्रेन के जंग के बीच भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुखों की टोक्यो में मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में आयोजित क्वाड समिट में शामिल हुए हैं और बैठक को संबोधित करते हुए उन्हें जापान के पीएम फूमियो किशिदा को बेहतरीन मेजबानी के लिए बधाई दी। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान भारत के स्वास्थ्य प्रबंधों, दुनिया के सहयोग को लेकर भी चर्चा की गई। क्वाड लीडर समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है
कि इंडो पैसिफिक में अमेरिका एक मजबूत स्थिर स्थायी साझेदार होगा और हिंद प्रशांत की शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज और जापान के पीएम फूमियो किशिदा से भी यहां पर मुलाकात करेंगे। यूपी में देखिए, यूपी रोजगार मेले के 100 दिनों में 25,000 लोगों को रोजगार देने की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। और यहां पर देखा जाए तो इस रोजगार मेले के माध्यम से यहां पर 100 दिनों में 25,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए सभी मंडलों में वृहद बेरोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। 50,000 बेरोजगार लोगों की करियर काउंसलिंग की जाएगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश शासकीय विभागों उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैन पावर के लिए भारत सरकार की विकसित ई मार्केट प्लेस की जेम व्यवस्था में इसे लागू करने का शासनादेश भी जारी किया गया है। शासनादेश के अनुसार सेवा योजन पोर्टल पर उपलब्ध कार्मिकों में से वरिष्ठता के स्थान पर केवल कंप्यूटर के माध्यम से रैंडम आधार पर कार्मिक लिए जाएंगे। अगली न्यूज, सऊदी अरब में पहली बार सिर्फ महिलाओं ने उड़ाया है विमान। इस तरह के न्यूज कई बार आपके परीक्षा के प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब में पहली बार सिर्फ महिलाओं ने यहां पे उड़ाया है विमान। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पे सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बाजार खुलने से लेकर नित नए बदलाव हो रहे हैं और इस्लामिक देश के इतिहास में पहली बार एक फ्लाइट रवाना हुई जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं ने किया। अधिकारियों ने बताया कि सऊदी अरब में सिर्फ महिलाओं के संचालित विमान ने पिछले हफ्ते उड़ान भरी थी। इसके साथ ही देश की इकलौती ऐसी फ्लाइट बन गई जिसके क्रू की सभी सदस्य महिलाएं थीं। बता दें, एक छोटी घरेलू उड़ान थी जो महिला शक्तिकरण के लिए मिसाल बन गई है। और सऊदी अरब की फ्लाइल डील एयरलाइंस की यह बजट फ्लाइट थी। सऊदी उड्डयन के इतिहास में पहली बार महिलाओं के दल ने विमान को सफलतापूर्वक यहां पे उड़ाया है। अगली न्यूज देखिए, विजय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। ध्यान रखिएगा, विजय कुमार सक्सेना बने हैं दिल्ली के नए उपराज्यपाल। ये आपको ध्यान रखना है यहां पे फैक्ट के रूप में। देखिए, राजधानी यहां पे देश की राजधानी दिल्ली के नए राज्यपाल के रूप में यहां पे विजय कुमार सक्सेना को केंद्र सरकार ने नया एलजी बनाया है। ये राष्ट्रीय खाद्य विकास ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे विनय कुमार। अब उपराज्यपाल की इन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले अनिल बैजल यहां के उपराज्यपाल थे। भारत सरकार ने अनिल बैजल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और इसके बाद आदेश दिया है कि अब यह अगले एलजी विनय कुमार सक्सेना होंगे और इनकी नियुक्ति जल्दी यहां पर ये शपथ भी लेंगे। हाल ही में भारत में कोरोना के BY4 और BA5 वेरिएंट की यहां पर पुष्टि हुई है। कौन है वेरिएंट, किस तरह के वेरिएंटों को लेकर यहां पर आइए समझ लेते हैं। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम यानी कि INSA-CoG ने भारत में कोरोना वायरस के BA4, यहां पे A होगा, Y नहीं है, और BA5 वेरिएंट का पता लगाने की पुष्टि की है। इसका पहला मामला देखिए आ गया है तमिलनाडु में और दूसरा मामला यहां पे तेलंगाना में आया है। BA4 और BA5 दोनों ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट हैं। इस साल भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण वायरस का प्रकोप यहां पर देखा गया। INSA-CoG के द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि तमिलनाडु में एक 19 साल की महिला को SARS-CoV-2 के BA4 वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। रोगी में केवल हल्के लक्षण दिखाई दिए। वहीं तेलंगाना में एक 80 वर्षीय यहां पे पुरुष में BA5 SARS-CoV-2 के पॉजिटिव टेस्ट किए गए हैं। तो एक दोनों ही केस हैं, एक तेलंगाना में BA5 तो तमिलनाडु में BA4 माना वेरिएंट यहां पे मिले हैं। अगली यहां पे न्यूज है, WHO ने भारत की 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को यहां पे सम्मानित किया है। तो यहां पर किस लिए सम्मानित किया है, तो देखिए यहां पे WHO के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने रविवार को भारत के 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को देश में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, कोरोना काल में महामारी पर लगाम लगाने के प्रयासों के लिए इसे सम्मानित किया है। ये आशा कार्यकर्ता भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। ये ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की प्रथम इकाई मानी जाती हैं। इनमें से अधिकांश भारत में महामारी के चरम के दौरान भी कोरोना पीड़ितों का यहां पर उन्होंने घर घर जाकर पता लगाया। अगली यहां पे जम्मू कश्मीर के पुलिस पदकों पर शेख अब्दुल्ला की तस्वीर की जगह पर लगेगा यहां पे राष्ट्रीय चिन्ह। क्या है इसमें, तो देखिए यहां पे जम्मू कश्मीर के गृह विभाग के प्रधान सचिव RK गोयल के आदेशानुसार जम्मू कश्मीर के पुलिस पदकों पर एक और पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की तस्वीर को हटाकर राष्ट्रीय चिन्ह अंकित किया जाएगा।
वहीं पदकों पर जिस ओर जम्मू कश्मीर का राजकीय चिन्ह अंकित है वहां वीरता के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पदक, सराहनीय सेवा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पदक अंकित यहां पर किया जाएगा। अगली यहां पे न्यूज है, क्वाड सदस्य देशों ने हिंद प्रशांत के क्षेत्र में निवेश के लिए 50 अरब डॉलर को आवंटित करने की यहां पर घोषणा की है। क्या है इसमें, आइए देखते हैं, समझते हैं इस न्यूज को। तो टोक्यो में मंगलवार को क्वाड लीडर समिट के दौरान क्वाड सदस्य देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए 50 अरब डॉलर से अधिक के आवंटित करने का ऐलान किया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि यह निवेश हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जाएगा। कोविड-19 महामारी में जागरूकता फैलाने के लिए कश्मीरी आरजे को मिला यूनिसेफ अवार्ड। क्या है यह अवार्ड, किसको मिला है, तो नाम ध्यान रखिएगा, कश्मीरी रेडियो जॉकी उमर निसार को। ठीक है, कोविड-19 के महामारी के दौरान जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ के द्वारा बेस्ट कंटेंट, एक नंबर 1 बेस्ट कंटेंट इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बकौल निसार यहाँ पे हमेशा आरजे को बनना चाहते हो, 2014 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कश्मीर रेडियो जॉकी उमर निसार को कोविड-19 के महामारी के दौरान यहाँ पे अवार्ड मिला है बेस्ट कंटेंट और इम्यूनाइजेशन चैंपियन का। इसके बाद कुतुब मीनार परिसर में इस्तेमाल हुई थी हिंदू देवताओं की तस्वीरें। कोर्ट में यहां पर एएसआई के द्वारा ये बातें स्पष्ट की गई हैं। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसे हम एएसआई के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली के कोर्ट में कहा गया है कि कुतुब मीनार परिसर में बनाने को लेकर उसमें हिंदू और जैन देवताओं की पुरातात्विक तस्वीरें इस्तेमाल की गई थी, लेकिन वहां पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जिस स्मारक को संरक्षित घोषित होने के समय पूजा नहीं होती थी, वहां पूजा पाठ को फिर से शुरू नहीं किया जा सकता है। जनवरी से अप्रैल के बीच मुंबई में साइबर अपराध के मामलों में 2021 के मुकाबले 200% की वृद्धि के आंकड़े दर्ज किए गए हैं। तो यहां पे देखिए, मुंबई पुलिस ने डेटा जारी किया गया है कि इस साल जनवरी से अप्रैल के अवधि में मुंबई में साइबर अपराध के मामलों में 200% की वृद्धि हुई है। मुंबई में इस साल साइबर अपराध 1468 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2021 में जनवरी से अप्रैल के बीच यहां पे 777 मामले ही दर्ज किए गए थे। अगली न्यूज, देश भर में 12 से 17 माह के करीब 80% शिशु अनीमिया के शिकार हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कहा गया है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 से 17 माह के करीब 80% शिशु खून की कमी से ग्रसित हैं। वहीं शहरी इलाकों में 6 से 59 माह के आयु वर्ग के करीब 64.2 बच्चे अनीमिया से पीड़ित हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या 68.3% है। इस आयु वर्ग में देश के लद्दाख में सर्वाधिक 93.9% बच्चे अनीमिया का शिकार है। तो डेटा ध्यान रखिएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा एग्जाम में कई क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछा जाता है। अगली न्यूज, अफ्रीका में अपना पहला विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहां बनाएगा, अफ्रीका में। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने अफ्रीका में अपना पहला विनिर्माण संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है। इसके सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि दावोस में अफ्रीकी अधिकारियों से मिले हैं और दक्षिण अफ्रीका, रवांडा जैसे कुछ देशों के नाम पर विचार चल रहा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया अफ्रीकी संयंत्र कौन से उत्पाद बनाएगा। अडानी समूह देखिए, ग्रीन एनर्जी करेगी आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ का निवेश। ठीक है, 60,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है ग्रीन अडानी। तो अडानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ के निवेश को सोमवार राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन कर लिया है। अडानी ग्रीन एनर्जी राज्य में 3700 मेगावाट के हाइड्रो स्टोरेज प्लांट और 10,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करेगी। इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। ठीक है, तो कौन कौन से लोग हैं यहां पे देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 10 अतिरिक्त यहां पर न्यायाधीशों के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। इनके नाम है संजय कुमार पचौरी, सुभाष चंद्र शर्मा, सुभाष चंद्र, सरोज यादव, मोहम्मद असलम, अनिल कुमार ओझा, साधना रानी, सैयद आफ्ताब हुसैन रिजवी, अजय त्यागी, अजय कुमार श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र अभी झारखंड हाई कोर्ट में तबादले पर यहां पर कार्यरत थे। ये सभी लोगों को यहां पर देखा जाए तो स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया है।
एक और बड़ी न्यूज, सरकार ने कहा है कि डिजी लॉकर को अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है कि डिजिटल डिजी लॉकर सर्विस एक्सेस करने के लिए व्हाट्सएप पर माई गवर्नमेंट डेस्क हेल्प डेस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर्स को इसके लिए व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है आपको 9013151515 नंबर पर माई गव चैट बॉक्स पर नमस्ते, हाय या डिजी लॉकर भेजना होगा। इसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का आरसी, बीमा, सीबीएसई की कक्षा 10वीं 12वीं की मार्कशीट एक्सेस आप कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को आप सेव कर सकते हैं। आपको फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स को लाने ले जाने की जगह नहीं है और इसी को आपके सभी जो सरकारी संस्थान इंटरव्यू है यहाँ से आपके प्रमाण पत्रों को देखा भी जा सकता है। चलिए, अगला यहाँ पर है अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान में की IPEF बनाने की घोषणा और भारत सहित 13 देश होंगे इसमें शामिल। क्या है इसमें और विशेष? तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है। भारत, अमेरिका समेत कुल 13 देश में शामिल होने वाले हैं। हालांकि इसमें चीन और ताइवान को शामिल नहीं किया गया है। 13 में से 11 सदस्य जो हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के सदस्य हैं, अर्थात कि RCEP के। अगली न्यूज यहां पर, जापान के प्रमुख कारोबारियों से यहां पर मिले पीएम और मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड बनाने का दिया है प्रस्ताव। तो देखा जाए तो क्वाड समिट के दौरान यहां पर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा जापान के 30 से अधिक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों और CEO के साथ यहां पे बातचीत की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत यहां पे हालिया सुधारों के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया गया है और उन्हें मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए आमंत्रित यहां पे किया गया। भारत समावेशी IPEF के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के भागीदारों के साथ यहां पे काम करने को यहां पर भारत ने कहा है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के कार्यक्रम में भारत एक समावेशी लचीला यहां पर IPEF स्थापित करने के लिए अमेरिका और भागीदार देशों के साथ काम करेगा। लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं की नींव विश्वास, अपारदर्शिता, समयबद्धता यानी कि 3T पर यहां पर टिकी होगी। चलिए, WHO ने भारत के आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से यहां पे सम्मानित किया है। ठीक है, कौन सा अवार्ड? ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड। ये ध्यान रखना है कौन सा अवार्ड यहां पे दिया जा रहा है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत की 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को देश में कोविड-19 खिलाफ अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से यहां पे सम्मानित किया जाएगा। WHO ने कहा है कि आशा जिसका हिंदी में अर्थ होता है उम्मीद, इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए, अगला है यहाँ पे गामा पहलवान, आप इन्हें देख रहे हैं। गूगल के द्वारा इन्हें डूडल बना के यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इनके लिए क्या है ये, इनके बारे में तो देखिए, यहाँ पे गूगल ने रविवार को गामा पहलवान की 144वीं जयंती जो डूडल ने यहाँ पर बनाकर उन्हें सम्मानित किया है। अमृतसर में जन्मे गामा पहलवान अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कभी नहीं हारे और उन्हें द ग्रेट गामा के नाम से भी जाना जाता है। गामा ने 1947 में भारत के विभाजन के दौरान कई लोगों की जान भी बचाई और मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली भी उनके प्रशंसक थे। अगली यहां पे देखिए, भारत ने आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका को और 40,000 मीट्रिक टन डीजल की यहां पे आपूर्ति की है। तो लगातार देखिए, आर्थिक संकट से ग्रसित यहां पे श्रीलंका को भारत सरकार द्वारा सहायता दी जाती रही है और इसमें यहां पे देखिए 40,000 मीट्रिक टन डीजल की आपूर्ति भी कर रहा है। पिछले महीने भारत ने श्रीलंका को ईंधन का आयात करने के लिए यहाँ $50 करोड़ की ऋण सुविधा भी देने की घोषणा की थी। वहीं भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि भारत से चावल, दूध, पाउडर, दवाएं लेकर एक जहाज रविवार को श्रीलंका पहुंचेगा। IFS अधिकारी विवेक कुमार पीएम मोदी के निजी सचिव नियुक्त किए जा रहे हैं। ध्यान रखना है आपको, ठीक है, किसे निजी सचिव नियुक्त किया जा रहा है? पीएम मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया जा रहा है? तो यहाँ पे देखिए, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विवेक कुमार को शनिवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जो संजीव कुमार सिंगला की जगह लेंगे। और 2004 में बैच के IFS अधिकारी विवेक वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक हैं। सिंगला को इजराइल में भारत का नया राजदूत बनाया गया, जो जल्द ही अपना पदभार भी यहाँ पे संभाल लेंगे। चलिए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन चुनाव हार गए हैं और नए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं एंथनी एल्बानीजी।
देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की हार हो गई है और इस तरीके से विपक्षी लेबर पार्टी यहाँ पर के नेता जो हैं एंथनी एल्बनीज़ी देश के यहाँ पे नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंथनी एल्बनीज़ी। अगला यहाँ पे मंकी पॉक्स, देखिए यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है एक और इसे कई सारे देशों में इसके यहाँ पर अब तक 16 से 20 देशों में इसके अब तक यहाँ पे कह सकते हैं कि लक्षण यहाँ पे या रोगी यहाँ पर अब तक मिल चुके हैं। संक्रमित लोगों की संख्या यहाँ पर अब 16 अलग अलग 20 अलग अलग देशों में यहाँ पे पाए जा चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मंकी पॉक्स से पीड़ित लोग यहाँ पे देखा जाए तो लोग लक्षण होने पर संक्रामक होते हैं। WHO ने कहा है कि मंकी पॉक्स का संक्रमण इसके लक्षण वाले व्यक्ति के शारीरिक संपर्क में आने से हो सकता है, अर्थात एक संक्रामक रोग है। इसमें रैश और शरीर से निकलने वाले फ्लूइड्स विशेष रूप से संक्रामक होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए कपड़े, बिस्तर, बर्तनों से भी उसे दूसरों को संक्रमण हो सकता है। पीयूष गोयल करेंगे दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का यहाँ पे नेतृत्व। देखिए वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दावोस यानी स्विट्जरलैंड में 22 से 26 मई को होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले साल यह इवेंट वर्चुअली हुआ था और यह इवेंट इस साल की शुरुआत में होना था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण इसे यहां पर मई तक टाल दिया गया। अगली न्यूज देखिए, भारत में आमदनी से जुड़े तथ्यों का खुलासा यहां पे हुआ है असमानता की स्थिति की रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि भारत में असमानता की स्थिति की नवीनतम रिपोर्ट भारत में सिर्फ शीर्ष 1% की कुल आमदनी आपको करीब यहां पर 1,27,48,00,000 यहाँ पे लाख तक की यहाँ पर आंकी गई है, जो निचले स्तर पे 10% की यहाँ पर आमदनी से यहाँ पर 3 गुना है। ठीक है, बकौल शीर्ष 1 लोगों की कुल आय का 6 से 7% कमाते हैं, जबकि शीर्ष 10 में से इनकी 1/3 हिस्सेदारी रखते हैं। वहीं सबसे नीचे रहने वाले 50% यहाँ पर हिस्सेदारी सिर्फ आपकी 22% आंकी गई है। जम्मू कश्मीर के परिसीमन आदेश तत्काल प्रभाव से हुए लागू। केंद्र सरकार ने फाइनली इसको लेकर अधिसूचना यहाँ पे जारी कर दी है। केंद्र जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग के आदेश को शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए गजट अधिसूचना भी यहां पर जारी की है। पीटीआई के अनुसार इस गजट में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र ने परिसीमन आयोग के आदेशों को लागू होने की तारीख 20 मई 2022 यहां पर तय की। दिल्ली सरकार ने मजदूरों का महंगाई भत्ता यहां पे बढ़ा दिया है और कहा है कि भारत में सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी का भी दावा करता है। कितना बढ़ाया है, क्या हो गया है न्यूनतम मजदूरी, उसको भी देख लीजिए। दिल्ली सरकार ने बढ़ती महंगाई के बीच शुक्रवार को मजदूरों की महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाया है। अप्रशिक्षित मजदूरों को मासिक वेतन 16,064 से बढ़ा करके 16,506 किया गया, जबकि अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों का वेतन 17,693 से बढ़ाकर 18,187 प्रति माह यहां पे किया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सर्वाधिक है। एक और न्यूज, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 75 मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करेगी पंजाब सरकार। फाइनली यहां पर इसका ऐलान किया गया है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करेंगे। आप दिल्ली के बाद अब पंजाब में होगी स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत यहां पे, और ये 75 मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने के पहले चरण के तहत इन्हें प्रारंभ किया जाएगा। भारत को वित्त वर्ष 2021-22 में मिला है अब तक का सर्वाधिक 83.57 बिलियन सालाना एफडीआई। ठीक है, यहाँ पे डॉलर में ये आपको आंका गया है, देख लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी ये डेटा आप देख सकते हैं। 2018-19 में हमें एफडीआई मिला 62, 2019-20 में 74, 2020-21 में 81, 2021-22 में 83। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी सारा वही डिटेलिंग यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है। जो 2021-22 में हमें ध्यान रखना है, 83.57 बिलियन डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के थ्रू यहाँ पर मिला है। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का यूक्रेन में सैन्य अभियान और महामारी के बावजूद भारत को बीते वित्त वर्ष तक सर्वाधिक सालाना एफडीआई प्राप्त हुआ है।
जेट एयरवेज को देखिए 3 साल के बाद उड़ानों का परिचालन दोबारा शुरू करने के लिए डीजीसीए ने यहां पे मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा 3 साल से बंद पड़ी जेट एयरवेज को कमर्शियल उड़ानों का परिचालन दोबारा शुरू करने के लिए एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दे दिया गया है। एयरलाइन इस महीने डीजीसीए के अधिकारियों को प्रूविंग उड़ानों को यहां पर सफल परिचालन के लिए इसे किया था और इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेट एयरवेज को सुरक्षा मंजूरी भी प्रदान की थी। चलिए एक और यहां पर भारत में कमाने वाले लोगों में से शुरुआती 10% का मासिक वेतन 25,000 रुपए है। तो प्रधानमंत्री की यहां पर देखिए आर्थिक सलाहकार परिषद भारत में असमानता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि देश में कमाने वाले लोगों में शुरुआती 10% का मासिक वेतन करीब 25,000 रुपए है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के 2018-19, 2019-20 के आंकड़ों से हवाले से यह रिपोर्ट बताया गया है कि करीब 15% कामकाजी आबादी करीब 5,000 प्रतिमाह के वेतन से कम कमाती है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संपदा अनुमान आंशिक तस्वीर भी पेश की गई है। संपत्ति और संपदा को लेकर पहली बार रिपोर्ट में पूंजी के प्रवाह को समझने के लिए आय के वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिपोर्ट जोर देते हुए कहती है कि संपदा का संकेंद्रण असमानता के कारक के तौर पर परिवारों की खरीद क्षमता में बदलाव की तस्वीर पेश नहीं करती है। पीएलएफएस 2019-20 में खोजे गए आंकड़ों से पता चला है कि जितनी संख्या में कमाने वाले लोग होते हैं उनमें शुरुआती 10% का मासिक वेतन 25,000 रुपए है। शुरुआती 1% कमाने वाले लोग कुल मिलाकर कुल आय का 6 से 7% कमाते हैं, जबकि शुरुआती 10% कमाऊ लोग कुल 1/3 आय की हिस्सेदारी यहां पर रखते हैं। 2019-20 में भिन्न भिन्न यहां पे रोजगार वर्गों में सबसे ज्यादा आय हिस्सेदारी स्वरोजगार कर्मियों की रही 45.78%, नियमित वेतन कर्मी 33.5% और औपचारिक कर्मचारी 20.71% थी। सबसे कम आय वाले वर्ग में भी स्वरोजगार वाले कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। देश की बेरोजगारी दर 4.8% 2019-20 में और कामगार आबादी का अनुपात 46.8% रहा। तो ये डेटा यहां पर आपको ध्यान रखिएगा, इस तरह के डेटा आपको काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। अगली न्यूज है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र को अधिशेष के रूप में 30,307 करोड़ यहां पे आरबीआई देने जा रहा है। आरबीआई के द्वारा बोर्ड ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र को अधिशेष के रूप में 30,307 करोड़ रुपए देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आकस्मिक जोखिम बफर को 5.50% बनाए रखने का भी निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक घरेलू चुनौतियों और हाल के भू राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रभाव की भी यहां पर समीक्षा की। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मंदिर मस्जिद मामले को यूपी में जिला कोर्ट को फाइनली यहां पे ट्रांसफर कर दिया है और ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश में जिला कोर्ट में होगी। मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा के अनुभवी और वरिष्ठ जज यहां पर करेंगे। 2019 के हैदराबाद एनकाउंटर की जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद तेलंगाना में 2019 में एक महिला के पशु चिकित्सक की गैंगरेप के बाद हत्या के बाद 4 आरोपियों को हुए एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं। बकौल कोर्ट इसमें गोपनीयता की कोई बात नहीं है, हमारे आदेश पर जांच की हुई और किसी को दोषी पाया गया है, राज्य सरकार रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करे। देखिए यहाँ पे ट्विटर की एक नई क्राइसिस मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी ये चर्चा का विषय रही है। क्या है ये पॉलिसी, क्या होता है इसके अंतर्गत? सैन्य संघर्ष, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आपातकाल, बड़ी प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार की गई क्राइसिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी ऐसी स्थितियों के दौरान गलत जानकारी शेयर करने वाले ट्वीट्स को छिपाने में मदद करेगी। ट्विटर ने कहा है कि कोई ट्वीट गलत जानकारी फैलाने वाला है या नहीं, इसकी जांच के लिए वह कई विश्वसनीय सोर्सेस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किससे रिलेटेड है? सैन्य संघर्ष, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए। केंद्रीय मंत्री आईआईटी मद्रास में किया गया 5G कॉल का एक सफल परीक्षण, जिसको लेकर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णवी वैष्णव ने गुरुवार को आईआईटी मद्रास में 5G कॉल का यहां पे परीक्षण किया है। उन्हें टेस्टिंग का एक वीडियो भी शेयर कर इसका परीक्षण यहां पे सफल रहा ये भी बताया।
भारत में विकसित 4G 5G नेटवर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को यहां पर सिद्ध करेंगे। विदेश मंत्रियों की यहां पे ब्रिक्स की बैठक में भारत ने भी यहां पे हिस्सा लिया और आतंकवाद पर अपनाए जीरो टॉलरेंस को यहां पर प्राथमिकता देने की बात कही है। देखा जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया था और बैठक में विदेश मंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध, कोविड-19 महामारी, आतंकवाद, सतत विकास सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने ब्रिक्स से कहा है कि समूह को आतंकवाद, विशेषकर सीमा पार आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस भी अपनाना चाहिए। चलिए, भारतीय बॉक्सर निकहत जरीन ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक। तो देखा जाए तो 25 वर्षीय भारतीय बॉक्सर निकहत जरीन ने गुरुवार को महिला बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में 2022 में 52 किलोग्राम वर्ग में यहां पे यह स्वर्ण पदक जीता है। निकहत ने फाइनल मुकाबले में थाईलैंड की जितपोंग जुतामास को यहां पे हराया है। इसके साथ ही भारत ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के इतिहास में कुल 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें से 6 अकेले यहां पे मैरी कॉम के द्वारा जीते गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम निकहत जरीन, जिन्होंने यहां पे 52 किलोग्राम वर्ग में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में यह स्वर्ण पदक जीता है। अगला है नीलोफर खान, कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में यहां पे नियुक्त की गई हैं। ठीक है, तो देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को प्रोफेसर नीलोफर खान को कश्मीर विश्वविद्यालय के नया कुलपति नियुक्त किया। प्रोफेसर नीलोफर कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति होंगी। खान वर्तमान में कश्मीर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हैं। वह अर्थ साइंटिस्ट प्रोफेसर तलत अहमद का स्थान लेंगी, जिनका 3 साल का कार्यकाल अगस्त 2021 में समाप्त हुआ था। चलिए, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर लगे बैन को हटा दिया और ये 23 मई से यहां पे लागू करने का फैसला किया है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने गुरुवार को पाम ऑयल के निर्यात पर लगे बैन को हटाने का ऐलान किया। विडोडो ने कहा कि पाम ऑयल इंडस्ट्री के 7 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए बैन को 23 मई से हटा दिया जाएगा। इंडोनेशिया घरेलू तेल के बढ़ते दामों को काबू करने के लिए 28 अप्रैल पर इस पर लगाया था बैन। चलिए, अगली यहां पे देखिए घटना है, सूर्य के सबसे नजदीक ली गई तस्वीरों में दिखा उसका दक्षिणी ध्रुव और सोलर हैजहॉग। ये जो आप तस्वीर यहां पर देख रहे हैं, इसी को ये सोलर हैजहॉग की घटना कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है सोलर हैजहॉग। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा के सोलर ऑर्बिटर मार्च 2022 में सूर्य के सबसे करीब से गुजरा। इस दौरान उसने सूर्य की तस्वीरें ली। एक तस्वीर में सूर्य का दक्षिणी ध्रुव दिख रहा है, वहीं अन्य तस्वीर में सूर्य की तरह सतह से हर दिशा में निकलती गर्म और ठंडी गैसों का कॉलम दिख रहा है, जिसे वैज्ञानिकों ने सोलर हैजहॉग कहा है। ठीक है, तो सोलर हैजहॉग क्या है? सूर्य की सतह से हर दिशा में निकलने वाली गर्म और ठंडी गैसों के कॉलम। चलिए, एक और यहां पे देखिए, फ्रैंकफर्ट ने रेंजर्स को हराकर जीता है यूरोपा लीग। 42 साल बाद उन्होंने ये जीती है यूरोपीय ट्रॉफी। तो यहां पे देखिए, आइंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट ने यूरोपा लीग के फाइनल में रेंजर्स को पेनाल्टी शूट आउट में 5-4 से हरा दिया है। पेनाल्टी में जाने से पहले मैच 1-1 की बराबरी था, जिसमें रेंजर्स और फ्रैंकफर्ट क्रमशः अरीबो और रॉफेल बोरे ने यहाँ पे गोल दागे। इसके साथ ही फ्रैंकफर्ट ने यूरोपीय ट्रॉफी जीतने के अपने यहाँ पे 42 साल के सूखे को यहाँ पे समाप्त किया है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का एक और निर्णय, सेक्स वर्कर्स की गोपनीयता भंग किए बिना जारी किए जाए उन्हें आधार कार्ड। तो फाइनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि UIDAI द्वारा जारी एक प्रोफार्मा प्रमाण पत्र के आधार पर सेक्स वर्कर को आधार कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। बकौल कोर्ट, सेक्स वर्कर की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए, उनकी पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने आदेश सेक्स वर्कर्स की समस्याओं को उठाने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान दिया है। चलिए, बेलारूस ने जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 की बिक्री पर लगाई है रोक। रिपोर्ट्स में कहा गया कि बेलारूस ने प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 के देश में बिक्री पर रोक लगा दी है। बेलारूस के सभी प्रकाशकों को मिले एक सरकारी आदेश में कथित तौर पर लिखा गया है कि उपन्यास 1984 के सभी संस्करणों को बाजार से हटाया जाए और 19 मई तक इस आदेश का यहाँ पे पालन
कर दिया जाए। अगली यहाँ पे न्यूज़ है, नियमों का पालन करें या भारत से निकल जाएं। वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर को लेकर सरकार का एक नया आदेश आया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन है, उनको लेकर यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स नए दिशा निर्देशों का यदि पालन नहीं करना चाहते तो उनके पास एक ही विकल्प है कि वो भारत से चले जाएं। उन्होंने कहा अगर आपके पास लॉक्स नहीं है तो रखना शुरू कीजिए, अगर आप छिपाना चाहते हैं तो आपको देश से बाहर जाना होगा। अगली न्यूज़ यहाँ पर पैगोंग झील पर चीन बना रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये आपको न्यूज़ यहाँ पर इसी न्यूज़ को लेकर लगातार चर्चा का विषय है। यहाँ पे आपको ब्रिज सेगमेंट्स यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं। न्यू ब्रिज के बीइंग बिल्ट फ्रॉम बोथ साइड सिमिलटेनियसली देयर थिनर ब्रिज टू ऐड फर्दर कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन अप्रैल 2022। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिज बनाया जा रहा है पैगोंग, ये आपको झील इसमें दिख रही है। इसको लेकर देखिए, पैगोंग झील पर चीन बना रहा है सब पहले से बड़ा दूसरा ब्रिज। इसको लेकर चीन ने लद्दाख में पैंगोंग झील पर सब पहले से बड़ा दूसरा ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसमें सैन्य वाहन व बख्तरबंद सैन्य दल इसमें गुजर सकेंगे। नए ब्रिज को दोनों ओर से एक साथ यहाँ पे बनाया जा रहा है और पैंगोंग झील पर भारत चीन के बीच मई 2020 से तनावपूर्ण हालात आपको देखे जा रहे हैं। इसके अलावा भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ने अदानी हेल्थ वेंचर्स के साथ हेल्थ केयर सेक्टर में रखा है कदम। तो फाइनली यहाँ पे गौतम अदानी ने अदानी एंटरप्राइज के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदानी हेल्थ वेंचर्स लिमिटेड के साथ हेल्थ केयर सेक्टर में कदम रखा है। हेल्थ केयर संबंधी गतिविधियों को बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए 17 मई को यहाँ पर AHVL बनाई गई है। इसकी गतिविधियों को मेडिकल और डायग्नोस्टिक यहाँ पे सुविधाएं शामिल होंगी। नौसेना व डीआरडीओ ने किया स्वदेश में विकसित नौसैनिक एंटी स्थित मिसाइल का सफल परीक्षण। तो रक्षा मंत्रालय के मुताबिक डीआरडीओ के द्वारा भारतीय नौसेना ने बुधवार को सीकिंग हेलीकॉप्टर से स्वदेश में विकसित पहली नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का यहाँ पे सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण बालासोर ओडिशा में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में हुआ। यह परीक्षण विशिष्ट मिसाइल तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण यहाँ पे कदम था। तो एक तरीके से यहाँ पर आज हमने टॉप 50 करंट न्यूज़ के अंतर्गत अलग अलग घटनाक्रमों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, साइंस, रक्षा, प्रौद्योगिकी, खेल, स्पोर्ट्स, नियुक्तियां, पदभार इत्यादि को लेकर यहाँ पर आपको न्यूज़ को देख लिया है। इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में एज अ क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और भी न्यूज़ के साथ यहाँ पर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड लक।